देखिए, आप लोग को उस समय में ठीक है थोड़ा लाइनिंग प्रॉब्लम हो गया था। अब फिर से आप लोग को बतलाते हैं, समझ लीजिए। प्रकाश के परावर्तन में सबसे मेन टॉपिक है आपको प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसे सुन लीजिए पहले, बाद में आप लोग लिखने के लिए लिख लीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन में सबसे मेन टॉपिक आपका था प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के स्रोत से पहले समझिए, ठीक है। प्रकाश दो तरह से प्राप्त होता है हम लोग को, एक मानव निर्मित और एक प्रकृति निर्मित। प्रकृति निर्मित का मतलब कि जो प्रकृति प्रदत्त प्रदान किया जाता है उसको हम लोग प्रकृति निर्मित कहते हैं, और जो मानव द्वारा प्रदान किया जाता है उसको हम लोग मानव निर्मित कहते हैं। जैसे अभी आप लोग को सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया कहा गया, तो इसमें देखा आप लोगों ने सूर्य, तारा जो है यह प्रकृति निर्मित है और इसके अलावा जो है मानव निर्मित है। प्रकाश के स्रोत, ठीक है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब नीचे में आ जाइए, दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड। दीप्त पिंड का मतलब होता है वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, दीप्त पिंड कहलाता है। और वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। दीप्त पिंड में आपको सूर्य, चंद्रमा, बल्ब, दिया, ईटीसी आ जाएगा। और अदीप्त पिंड के अंतर्गत बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी इत्यादि आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए आगे। प्रकाश की किरण, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक है आपको अभिसारी, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। अपसारी किरण पुंज कहेंगे, देखिए आगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे किरण एक बिंदु से विभिन्न भागों में, विभिन्न दिशाओं में बट जाती है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, प्रकाश किरण को अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अपसारी, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधी रेखा में जब गमन कर जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं समानांतर। ये उल्टा है। अभिसारी में सभी एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। देखिए, प्रकाश के किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, डिफिनेशन नीचे में है। अभिसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। देखिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल जाती है उसको हम लोग प्रकाश का, ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधी रेखा में प्रवेश कर जाती है, चली जाती है, उसको हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब है आपको पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है, और एगो आपको आ जाएगा, ठीक है, पारभासी पदार्थ। रोक दिया, ठीक है। चलिए, कोई आदमी हल्ला नहीं कीजिए, ध्यान से सुंदर से, जब मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो इस मेहनत में सक्सेस बनने की कोशिश कीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब समझे कि नहीं? वे पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। आप पारभासी को देखिए, ठीक है। पारभासी वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर के आने जाने देता है, उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। पारदर्शी में कांच का एग्जांपल ले लीजिए, और पारभासी में घिसा हुआ शीशा ले लीजिए, नहीं तो धोती ले लीजिए, ठीक है। धोती में पूरा प्रकाश आर पार नहीं होता है। अपारदर्शी तो समझते ही हैं, जिसमें दीवार आ जाता है, ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे, ठीक है, प्रकाश आर पार नहीं होता है उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। ये था आपको छोटी छोटी पॉइंट। अब आपका मेन चैप्टर शुरू हुआ कौन चीज से? प्रकाश का परावर्तन से। देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन को एक किरण आरेख के द्वारा दर्शाया गया है। ये जो दर्शाया गया है, आप सभी स्टूडेंट ये चीज 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। 8 में भी पढ़ने के लिए मिला था, वहां पर लिखा हुआ था प्रकाश का खेल, याद है? प्रकाश का खेल में भी पढ़ना था। ऐसे ही ये जो रेखा आ रही है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। अनंत से कहिए या प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से परावर्तित होने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच बने लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? जहां आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब आकर के मिलते हैं उसको आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए इस टॉपिक के अंतर्गत केवल और केवल आप लोग को यही देखने के लिए मिलेगा जो इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर कितना आसानी से बनेगा। इसलिए आप लोग ध्यान दे करके, अगर जो स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग 10 महीना तो पढ़े हैं ना, 10 महीना पढ़े हैं तो ऑटोमेटिक है जो याद होगा, लेकिन उस याद में थोड़ा जो नहीं कहता है चमक, वो चमक आप लोग को लाना है। ठीक है, तो आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, या तो प्रकाश स्रोत से कहिए या अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है, या कहते हैं अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें और आपतन बिंदु के बीच के किरण को आपतित किरण कहते हैं। समझ लीजिए केवल फिगर को, और इसको अपने ढंग से जो आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं डिफिनेशन। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम आपको नहीं बतला रहे हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। हाँ, एक चीज समझ लीजिए, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना बात याद रहेगा। आइए एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये चीज, ये जो दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये जरूर आप लोग याद करेंगे, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको 2 नंबर में एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, कोई स्टूडेंट को अगर लगे कोई परेशानी तो पर्सनल इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल का मतलब समझ रहे हैं आप, ये पर्सनल, ये पर्सनल जैसे, क्योंकि यूट्यूब पर तो मान लीजिए अगर आप कमेंट कीजिएगा तो कोई पढ़ेगा या ना पढ़ेगा, लेकिन अगर व्हाट्सएप पर अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात अगर पूछेंगे, चाहे नोट से रिलेटेड कोई बात पूछेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात पूछेंगे तो मिल जाएगा। आप ये नहीं कह दीजिएगा सर ये पीडीएफ आप केना बनाए हैं, हमरो भेज दीजिए तनिए। ठीक है, आप लोग के लिए भी है व्यवस्था, आप लोग के लिए भी है व्यवस्था अच्छा से सुंदर से। ठीक है, मिलेगा। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, क्योंकि दर्पण क्या है, समतल है, तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। दिखाई देगा कब, जब थोड़ा वक्र देंगे तब। अगर सीधा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा जो वापस हो रहा है कि नहीं। सो जैसे 12 बजे की बात करते हैं, 12 बजे में देखिएगा, पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग का खत्ती बनल था स्कूल में, जो वहां पर छाया जाता था तो कहते मरसा भोगले टिफिन का टाइम। ठीक है, तो यानी कहने का मेरा मतलब कि जो 12 बजे में आपके सिर पे सूर्योदय आ जाते हैं, जब अगर सूर्य अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या आपको पता चलेगा छाया कहाँ है, नहीं पता चलेगा। तो समतल दर्पण एक तरह से समझिए वही है। समतल दर्पण पर सीधा प्रकाश पड़ता है तो सीधे परावर्तित हो जाता है, जो कि दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर यह समझ गए ना, क्षैतिज करके दिया जाता है, जैसे अभी आप ऊपर में आप लोग देखें, ऐसे करके दिया गया तो ऐसे करके निकल गया, ऐसे करके दिया जाता तो ऐसे करके निकलता। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे करके पड़ता तो सीधे ऐसे ही निकल जाता, जो कि ये प्रकाश दिखाई नहीं देता जो परावर्तन कैसे हो रहा है। सो ठीक है, अब देखिए, अब कुछ बात है, जब समतल दर्पण में प्रकाश को दिया जाता है और प्रकाश सीधे परावर्तित होती है तो वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो समतल दर्पण में क्या क्या विशेषता हो सकती है? तो सबसे पहले प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, क्योंकि दर्पण तो वक्र है नहीं, वक्र रहेगा तब ना छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ये तो सीधा है, तो जैसन वस्तु रहेगा उसने उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब समझ रहे हैं ना भाई? हाँ, छाया। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, जब ये पीछे बनेगा तो सीधा ही बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से ठीक है आगे यानी सामने रखा रहता है। जितना दूरी पर रखा रहेगा उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। ये है उसकी विशेषता। 5 गो देल है, आप लोग कम से कम 3 गो लिखेंगे ना तो काम चल सकता है। लेकिन एगो दूगो जो है ढंगर विद्यार्थी जो चाहते हैं जो नहीं सर को खुश करें, ठीक है, देखिए अब सर को खुश करने के लिए आप जाइएगा जहां पर कॉपी चेक होगा वहां पर थोड़े, लेकिन आपके लिखावट पर, आपके लैंग्वेज पर, आपके लिखने की जो भाषा होगा उस भाषा के आधार पर आपको मार्किंग मिलता है। अच्छा, समझ गए? देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए?
इसको याद रखिए, प्रतिबिंब का तो डेफिनेशन ऐसे ही याद रखिएगा, लेकिन अगर कहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब तो उसके लिए एकदम सरल भाषा में, ठीक है, डिटेल में यह है, लेकिन सुनाने के लिए जो वास्तविक कटान बिंदु से बनेगा उसको वास्तविक कटान बिंदु, और जो केवल कटती हुई मालूम पड़ेगी उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, याद रखिएगा। केवल कटती हुई मालूम पड़ेगी तो उसको काल्पनिक, और जो एकदम वास्तविक रहेगा उसको वास्तविक। लेकिन याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन देखिए आभासी में, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, यह भी आपको 3 नंबर का एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, तो जब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहेगा तो इसको याद रखिए। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दा पर प्राप्त करने का मतलब समझते हैं ना, फोटो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और काल्पनिक में देख लिए, केवल कल्पना करेंगे, जहां देख लिए यहाँ रहा। ठीक है, देखिए दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। एगो इसमें नोट है जो याद रखने वाली बात, देखिए कई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ये बात आपको ऊपरों में लिखल है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब पढ़िए यहां से गोलीय दर्पण। हम आपको केवल आज गोलीय दर्पण का इतना ही तक हम केवल बतलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला दिन हम लोग देखेंगे, और आज मैथ में जो कल आप लोग को बतलाए थे उससे रिलेटेड कुछ बातें होगी तो उस पर हम लोग आज जिक्र करेंगे। और आज हम नहीं करेंगे जिक्र, आज आप लोग करेंगे। 3 क्वेश्चन बाकी है ना, 3 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले गोलीय दर्पण कहता है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजरित करके बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। अगर अंदर में धंसा रहे और उभरा रहे, बस याद रखिएगा, धंसा हुआ और उभरा। फिगर ऊपर में है, आपको दिखलाएंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं बतला रहे हैं। रजरित करने में सिल्वर चांदी का उपयोग किया जाता है। ये वाला चांदी नहीं जो पहनते हैं हम लोग, इसका नहीं, एक एक कलर है वो अलग आता है। ठीक है, इसी कलर का प्रयोग किया जाता है आपको हेल्डिंग रंगने में, साइकिल का हेल्डिंग, ध्यान रखिएगा। देखिए कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को से रंजित करने पर अवतल और अंदर से रंगने पर उत्तल। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन होता है बउआ यहाँ पर जो मीडियम स्टूडेंट हैं उनको समझने में। ठीक है, जो कौन दर्पण है हम अपने बच्चों को बतलाए हुए हैं पहले भी, अभी भी आपको बतलाते हैं। जो बाहर से रंगा रहेगा अवतल और जो अंदर से रंगा रहेगा उत्तल। ये हुआ एकदम ऐसे याद करने में। और उसके बाद समझ जाइएगा जो उभरा हुआ और धंसा हुआ। ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए ऐसे ही याद रखिएगा, जो बाहर से रंगा रहेगा अवतल और जो अंदर से रंगा रहेगा उत्तल। अब अगर दर्पण हो गया तो इसको समझिए, इसको समझिएगा ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। केवल इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये जो है एक वृत्त है, वृत्त है ना, अगर वृत्त है तो ऑटोमेटिक है जी ये आपको त्रिज्या होगा। अब यहां से अगर इसको मिटा दिया जाए, इसको अगर ऐसे करके मिटा दिया जाए तो इधर वाला भाग आपको कौन हो जाएगा, उत्तल, और इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, अवतल। तो अब जरा सोचिए, अगर ये बीच में केंद्र है, क्योंकि है क्या ये वृत्त है, अगर वृत्त है तो ये बीच में क्या होगा, केंद्र होगा। तो केंद्र जैसे ही है तो यहां से यहां की कुछ ना कुछ दूरी होगी, है कि नहीं। अब दूरी होगी तो इस सब चीज को थोड़ा पहले समझ लेते हैं। देखिए ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। भैया देख रहे हैं ना, भैया ये जो दर्पण है कर मध्य बिंदु है, है इसको ध्रुव कहते हैं। केंद्र भैया ये है, ध्रुव भैया ये है और केंद्र ये है। बिंदु P द्वारा ध्रुव को दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गए, ध्रुव और केंद्र में समझने में कोई दिक्कत। आगे आइए, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी को, जिसको हम लोग R के द्वारा सूचित करते हैं त्रिज्या को। और फिजिक्स की दुनिया में यहां से यहां यानी PC। ठीक है, क्योंकि ध्रुव P पोल और C यानी सेंटर केंद्र, तो PC यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। प्रधान या मुख्य अक्ष, कहीं कहीं पर आपको पूछेगा कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं,
कहीं कहीं पर पूछेगा आपको मुख अक्ष किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख अक्ष कहते हैं, यानी इस रेखा को, लाइन को, समझ गए, जिसे P तथा C को मिलाने वाली रेखा PC मुख अक्ष है इसमें। ठीक है, अब तनिया और समझ लीजिए दर्पण में, और बस दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में ऊपर में आप लोग डेफिनेशन सुने थे, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें या डायरेक्ट, ठीक है, किसी वस्तु से प्रकाश जो टकरा करके वापस लौट जाती है, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को सुटेबल ढंग से जब आप लोग बतलाएंगे तो कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें वस्तु से या दर्पण से टकरा करके वापस लौटती है, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दर्पण तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, इसका एक भाग रंजित रहता है, रंगा हुआ रहता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए यहाँ पर एगो समतल दर्पण और एगो गोलीय दर्पण। आप लोग ये मत कहिएगा जो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल और एक गोलीय। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, समझ गए। ऐसे करके भारतीय भवन में आप लोग को दिया हुआ दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के, समतल और गोलीय। समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण की क्या विशेषता है, ये तो आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब जानिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार, 2, कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण देखे हैं बाहर से रंजित रहता है और उत्तल दर्पण अंदर से रंजित रहता है। इतना तक तो आप लोग पढ़ लिए हैं। देखिए इतना ही तक आज के क्लास में रहने दीजिए, ठीक है। और इतना तक कल वाला क्लास, 2 दिन का क्लास आप लोग को चल गया है। 2 दिन के क्लास को हम कल वाला क्लास में डिस्कस करेंगे, जो आप लोग 2 दिन के क्लास में क्या पढ़े, आपको क्या इस, ठीक है, समझ में आया, क्या कमी है, ये सब चीज पर कल हम लोग मंथन करेंगे। और मैथ में हम 2 क्वेश्चन कल बतला दिए थे, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, जितना क्वेश्चन आप पहला चैप्टर में बचा हुआ है वो क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, आज अभी भाषा पर, क्योंकि ये चैप्टर क्लियर है, चैप्टर क्लियर है, ये वीडियो आप लोग को अपलोड हो जाएगा पूरे चैप्टर का 1.1 का। लेकिन अभी आप लोग आए हैं तो 2-3 स्टूडेंट से हम आपको बना देते हैं, थोड़ा जो आइएगा तो सिस्टमेटिक ढंग से बनाइएगा। ठीक है, तत्काली के लिए फिजिक्स की क्लास को बाय बाय करते हैं, मिलते हैं फिर कल फिजिक्स के क्लास में।